नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज फिर हम देखते हैं विद्युत धारा का एक टॉपिक, सेलों के संयोजन में मिश्रित क्रम संयोजन। अब पिछली बार हम लोगों ने पढ़ लिया है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो ये इस संयोजन की जरूरत क्या है? तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास 2, 4, 5 सेल हों उनको आसानी से हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या उनको समांतर क्रम में जोड़ के धारा हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत अधिक सेल हो तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएं तो बहुत अधिक लंबाई हो जाएगी, तो वो समस्या हो जाएगी। या समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे तो भी समस्या है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए मिश्रित क्रम संयोजन की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें क्या करते हैं, जब बहुत अधिक सेल हो तो उनसे प्रबल धारा, अधिकतम धारा लेना हो तो हमें करते क्या है कि कुछ सेलों को पंक्तियों में, कुछ सेलों को जोड़ के पंक्तियों में जोड़ करके एक पंक्ति में कुछ सेल जोड़ देते हैं, फिर उतने ही सेल दूसरी पंक्ति में जोड़ देते हैं, फिर उतने ही सेल अगली पंक्ति में जोड़ते हैं। ऐसे समान सेलों की पत्तियां बना लेते हैं और फिर उन पत्तियों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये संयोजन जो होता है वो होता है मिश्रित क्रम संयोजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ सेल हैं, तो हमने पहली पंक्ति में n सेल जोड़ लिया श्रेणी क्रम में। एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे का भी E है, तीसरे का भी E है। इस तरह से हमारे इस पहली पंक्ति में n सेल जुड़े। तो ये सभी सेल चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम पहली पंक्ति का विद्युत वाहक जोड़ेंगे तो कितना है, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट n तक, यानी या नहीं होगा। इसी तरह की दूसरी पंक्ति में भी हमने n सेल लगा लिया तो दूसरी पंक्ति का भी विद्युत वाहक बल या नहीं होगा, तीसरी का भी या नहीं होगा। अगर यमवी पंक्ति है, अगर हमारी यमवी पंक्ति है तो इसमें भी हमने यमवी पंक्ति में n सेल ही लगाया है, तो यमवी पंक्ति का भी विद्युत वाहक बल या नहीं। इतनी बातें क्लियर। अब आपका क्या हो गया, यहाँ जितने सेल दिख रहे हैं इस सब सेलों का विद्युत वाहक बल या नहीं, इनका भी या नहीं, इनका भी या नहीं, इस पंक्ति का भी विद्युत वाहक बल या नहीं। अब वो सब समांतर क्रम में है, क्योंकि समांतर क्रम है तो इस पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल या नहीं। क्यों या नहीं हुआ कि यहाँ भी या नहीं, यहाँ भी या नहीं, सब किस किस बिंदु के बीच में, ए और बी, यानी बिंदुओं की स्थिति नहीं बदल रही। इसलिए जो पहले का विद्युत वाहक बल होगा वही दूसरे का भी होगा, वही तीसरे का भी होगा, वही यमवी पंक्ति का भी होगा और वही विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ का भी होगा। तो लिहाजा कुल परिपथ का विद्युत वाहक हो गया या नहीं। अब आते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध को देखते हैं। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि R हो और n सेल लगे हैं और ये सब के सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो या इसका R, इसका भी R, इसका भी R कहाँ तक है तो n को हम R में गुणा कर दे तो पहली पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध NR आ जाएगा, दूसरी का भी आंतरिक प्रतिरोध NR होगा। इसी तरह सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध NR। और चूंकि ये पंक्तियां फिर किस क्रम में जुड़ गई हैं, समांतर क्रम में जुड़ गई हैं, समांतर क्रम में जुड़ गई हैं, तो लिहाजा कुल आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं कि सभी सेलों का R डैश है तो समांतर क्रम है तो 1/R डैश इक्वल टू 1/NR, 1/NR का कितने पदों तक चलेंगे, तो चूंकि m पंक्तियां लिया है तो m पदों तक। अब 1/NR को m तक जोड़े तो हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू m अपान NR या R डैश बराबर NR/m। यह हमारा हो गया क्या चीज, तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। अब चूंकि बाहरी प्रतिरोध भी एक लगा है जो R है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध में बाहरी प्रतिरोध जोड़ दे तो आ गया हमारा वह रखने पे
एन आर प्लस एम आर बाई एम। अब हमें दो चीजें मिल गई, कुल प्रतिरोध मिल गया, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जो आर डैश प्लस आर का मान है, और हमें कुल विद्युत वाहक बल यहाँ मिला हुआ है, जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल यह नहीं है। तो परिपथ की धारा हो जाएगी कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, अर्थात आई बराबर एन ई अपान एन आर प्लस एम आर बाई एम। इसको हम सरल करेंगे तो एम चला जाएगा ऊपर। अर्थात देखने से ये मिलेगा कि इस मिश्रित क्रम संयोजन में हमारे परिपथ में बहने वाली धारा जो आई है वो एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये धारा मैक्सिमम है वो, यह जो इस परिपथ में जो धारा, यहाँ से कुछ धारा आ रही होगी, यहाँ से कुछ धारा आ रही, यहाँ से भी आ रही होगी, यहाँ से भी आ रही होगी, सब धाराएं मिलकर ए पर जब आएंगी तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जुड़ करके वो धारा आई का निर्माण करेंगी, और यही धारा बाहरी परिपथ में बहेगी। तो बाहरी परिपथ में हमारी धारा मैक्सिमम हो। मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सेलों का संयोजन इसलिए करते हैं कि हमारी परिपथ में धारा अधिकतम मिल सके। तो आई के मैक्सिमम होने के लिए जो ये हर में जो राशि दिख रही है एन आर प्लस एम आर, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। तो इसके न्यूनतम यानी कि आई के अधिकतम होने के लिए एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, और इसकी न्यूनतम वैल्यू होती है एन आर प्लस एम आर बराबर अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर गुणे एन आर। अब इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब इसका वैल्यू न्यूनतम हो, न्यूनतम होने का मतलब इसकी वैल्यू हमारी शून्य हो जाए। तो अगर शून्य हो गया तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर बराबर 0 सॉल्व किया तो हमको देखने कि ये दिख रहा है यहाँ से कैपिटल आर इजकल टू एन आर बाई एम। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करोगे, बहुत ही अच्छी चीज आई, आर इजकल टू एन आर बाई एम और आर डैश बराबर भी है आपका एन आर बाई एम। तो अब आपको क्या मिला? यहाँ से ये हो गया कि मिश्रित क्रम में यदि हम संयोजन ऐसा बनाए कि सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाहरी प्रतिरोध के बराबर यदि हो जाए, तो उस स्थिति में जो परिपथ की धारा होगी वो मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, और अधिकतम होगी तो वो मैक्सिमम धारा क्या हो जाएगी, यानी कि हम लोग एन आर की जगह पे एम आर लिख सकते हैं। एन आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एम आर। एन आर की जगह पे एम आर लिख देंगे तो ये कैंसिल होकर के आ गया आई मैक्सिमम बराबर एन बाई 2 ई बाई आर, जहाँ ई बाई आर क्या है? एक सेल की धारा है, और हमने यहाँ पे एन सेलों का प्रयोग किया है। तो एन बाई 2 कितना हो गया? ई बाई आर। यदि मान लीजिए हमने 100 सेल का प्रयोग किया, एक पत्ती में कितने सेल लगा दिया हमने? 100 सेल। एक पत्ती में कितना सेल? 100 सेल, और एक सेल से हमें 3 एम्पियर की धारा मिल गई। कितने एम्पियर की? 3 एम्पियर। तो हमारा इस परिपथ की जो मैक्सिमम धारा होगी 100/3 गुणे 3, 100/2 गुणे 3। कारण क्या है कि यही हो रहा एन बाई 2 ई बाई कैपिटल आर। तो 100/2 गुणे 3 यानी 100 का आधा हो गया 50, 50 गुणे 3 अर्थात 150 एम्पियर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका दूसरी स्थिति भी कर सकते हो कि अगर हम एम कैपिटल आर की जगह पे एन आर रख लिए, तो उस स्थिति में इस फार्मूले में थोड़ा चेंजिंग होगा। एम आर की जगह पे एन आर करोगे तो यहाँ 2mn स्मॉल आर आ जाएगा। एम की जगह पे एन स्मॉल आर आएगा, तो एन से एन कैंसिल होगा। एन से क्या होगा? एन से एन कैंसिल हो जाए तो एम बाई 2 हो जाए, यानी कि तब हम पत्तियों की संख्या देखेंगे कि हमने कितनी पत्ती लिया। तो अगर
एनआर की जगह पे एमआर न लिख के एमआर की जगह पे एनआर लिखें तो उस स्थिति में हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर एम एन कैपिटल ई बटा 2 एन स्मॉल आर। अब एन से एन कैंसिल होगा तो आई मैक्स हो जाएगा m/2 e/ स्मॉल आर, जहाँ m पत्तियों की संख्या है। मान लीजिए हमको सेलों की संख्या नहीं पता हो, यहाँ पर पत्तियों की पता कि इतनी पत्तियां हैं और एक सेल से इतनी धारा बह रही है, तो कैसे निकालोगे? तो m/2 e/ स्मॉल आर, जहाँ e/ स्मॉल आर जो है एक सेल की धारा होगी। अगर 100 पत्ती है, कितनी पत्तियां हैं? 100 पत्ती, और एक सेल से धारा 3 एम्पियर हो तो 100/2 यानी कि वही सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये स्थिति है। तो उम्मीद है सबको समझ में भी आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।